भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 75 सीटों को 2024 में जीतने का लक्ष्य साधा है। बीजेपी अपने स्तर से इसकी तैयारियों में जुटी है, लेकिन बीजेपी के लिए वर्तमान हालत में ऐसा संभव नहीं है। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि उसके लिए उसने राज्य में समाजवादी पार्टी के विरोधियों को अपने पाले में लाना होगा। हालांकि कांग्रेस और बीएसपी बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। ऐसे में सपा को कमज़ोर करने के लिए उसके गठबंधन में सहयोगियों को अपने पाले में लाने का काम बीजेपी ने शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी ने सबसे पहले सपा के सहयोगी रहे भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी में सेंधमारी की और पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर को अपने पाले में किया, जबकि सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव को भी अपने पाले में किया है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश छत्रपों में सेंधमारी 2024 की तैयारी। राज्य में लोकसभा उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन में दरार आ गई। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुभाषपा नेता ओपी राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ गठबंधन में होने के बावजूद राष्ट्रपति चुनाव से पहले सीएम योगी द्वारा आयोजित की गई डिनर पार्टी में पहुंचे थे। इस डिनर पार्टी में राजभर ही नहीं बल्कि सपा विधायक और पीएसपी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचे थे, जिसके बाद यह तय हो गया था कि राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दोनों ही नेता बीजेपी को मजबूत करेंगे। तलाक मिला है, अब कबूल किए हैं। अब नंबर 1 पर प्राथमिकता में बहुजन समाज पार्टी है। एक पार्टी का इतिहास बताओ जो परमानेंट जीवन भर रहा हो। एक पार्टी का नाम बता दो जिससे गठबंधन परमानेंट रहा हो आजीवन। एक डिनर ने राज्य की सियासत बदल दी है, ऐसा कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर की भाजपा से नजदीकियां इसकी गवाह हैं। सुभाषपा अध्यक्ष राजभर का बीजेपी के साथ गठबंधन समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि राजभर राष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाने का ऐलान करेंगे, लेकिन रणनीतिकारों का कहना है कि राजभर चाहते हैं कि अखिलेश उनसे गठबंधन तोड़ें, लिहाजा वे अखिलेश यादव पर निशाना साधकर उन्हें उकसा रहे थे ताकि गठबंधन को तोड़ने का ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से किया जाए, ताकि वे विक्टिम कार्ड खेल सकें। और बीते दिनों ये हो भी गया। समाजवादी पार्टी की ओर से लेटर पैड में पत्र जारी कर दिया गया, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव को तलाक दे दिया गया। तलाक मतलब एक बयान में ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि उन्हें सपा से तलाक का इंतजार है, मतलब सपा खुद गठबंधन तोड़ दे। सपा से जारी पत्र में लिखा था कि आप यानी ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव स्वतंत्र हैं कहीं भी जाने के लिए। आप लोग वैसे भी बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। इन पत्रों के बाद से तस्वीर साफ होने लगी थी और फिर राजभर और शिवपाल ने भी इस तलाक को स्वीकार कर लिया था। राजभर और शिवपाल को लेकर उसी समय से अटकलें तेज हो गई थी। करे कि वो एसी से बाहर न निकले, हम तो यही मनाएंगे, एसी में रहें, क्योंकि एसी बनी है रहने के लिए। और गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित की लड़ाई, क्योंकि धरातल पे जब आप जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। विधानसभा के चुनाव में हम लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे कि भाई अति पिछड़ों को हिस्सेदारी दो, अति दलितों को हिस्सेदारी दो, लेकिन उस पे बराबर अखिलेश जी आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन आज तक देखते ही रह गए। अगर उदाहरण देख लीजिए आजमगढ़ का चुनाव, मैंने खुद उनसे कहा था कि आप चौहान लड़ा दो,
कुशवाहा लड़ा दो, राजभर लड़ा दो, राजपूत लड़ा दो, लेकिन नहीं, लड़ेगा कौन? यादव लड़ेगा, यादव लड़ेगा, मुसलमान। हम यादव मुसलमान के खिलाफ नहीं, लेकिन जीतने के लिए आपको वोट कलेक्ट करना है। जब आपका वोट टूट रहा है तो नया वोट पैदा करो। ये कहना उनको बुरा लगा, तो हम तो भाई जो सच है वो सच बोलते हैं। एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। की सुरक्षा उनको क्यों मिली है? ये इसलिए मिली कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी, बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आजाद घूमेगा। के साथ मैं अति पिछड़े, अति दलित, वंचित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए गया था, और चुनाव में जो उन्होंने जैसा किया, जब पहले चरण का चुनाव हुआ तभी मैंने कहा कि अति पिछड़ों को टिकट दीजिए, कश्यप को, पाल को, प्रजापति को, नाई को, गोंड को, कुम्हार को, खंगार को, लोहार को, धोबी, धरकार, पासी, खटीक को दीजिए टिकट। तो उनके दिमाग में हमारी बात नहीं जमती थी, क्योंकि हम हमेशा जो आज़ादी के 75 साल से जो जातियां ठगी हुई हैं, वोट तो दिया लेकिन उनको हिस्सा नहीं मिला, उनके लिए लड़ते रहे, तो उनको इस बात का बुरा लगता रहा कि ये हमारे सुर में सुर मिला के बात करें, हम जो कहें वही ये बोलें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर किसी के सुर में सुर मिला करके पार्टी नहीं बनाया है बोलने के लिए। हम जिनके लिए लड़ते हैं उनकी आवाज़ बराबर बोलते रहते हैं। आज भी मैं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी में आज के तारीख में जो हमने 22 का चुनाव में देखा, ना तो कश्यप को टिकट देने के लिए उनके पास है, ना तो पाल प्रजापति को हिस्सेदारी देने को है, ना राजभर को हिस्सेदारी देने की बात है। अगर मैं सीट गिनवा दूं उनका, मैं कहता रहा, लड़ता रहा, यही उनकी है। जो आज उन्होंने तलाक दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर, हम मिले योगी से किसी समस्या के लिए तो बहुत गुनाह है, और अखिलेश जी या माननीय मुलायम सिंह जी यादव मिले तो बहुत अच्छा है। वो तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा कि कौन क्या कर रहा है। 24 के चुनाव आते आते फाइनल हो जाएगा, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हुए लोकसभा उपचुनाव के बाद ये भी चर्चा रही कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में प्रसपा नेता और सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी का साथ दिया था, जिसके कारण यादव वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ था। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल सिंह यादव ने सपा को 5 लोकसभा सीटों में सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया था, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान सपा को फिरोजाबाद सीट से हुआ था। यहाँ पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़े थे और शिवपाल ने उन्हें हराने में अहम भूमिका निभाई थी। शिवपाल खुद इस सीट से चुनाव लड़े थे और उन्हें करीब 50,000 वोट मिले थे, जिस कारण अक्षय यादव को हार का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि इस चुनाव में सपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया था और उससे महज 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। राजभर और शिवपाल कैसे बिगाड़ेंगे सपा का खेल, ये सवाल भी काफ़ी अहमियत रखता है। असल में राजभर का पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 से 5 जिलों में खासा प्रभाव है। उत्तर प्रदेश के मऊ, आजमगढ़, बस्ती, वाराणसी समेत कई जिलों में सुभाषपा का वोट बैंक मजबूत है। इस बार विधानसभा चुनाव में ये वोट सपा के साथ गया तो वो 111 सीटें जीतने में कामयाब रही। पूर्वांचल के आजमगढ़, गाजीपुर और मऊ में सुभाषपा के कारण सपा को सीटें ज़्यादा मिली, जबकि शिवपाल यादव अपने परंपरागत यादव वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा सकते हैं। शिवपाल यादव पुराने सपा के नेता हैं और उनकी पकड़ जिला स्तर पर मानी जाती है और यही कारण है कि 2024 के चुनाव में यूपी से देखा जाए तो शिवपाल और राजभर बीजेपी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वहीं अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव तो संपन्न हो गया, लेकिन इस चुनाव ने विपक्षी एकजुटता की योगियों का शासन सिर्फ 3 राज्यों तक सिमट कर रह गया। 2014 के बाद से क्षेत्रीय दल भी कुछ खास करने में नाकाम रहे। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीएस और लेफ्ट सरीखे क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। 2014 चुनाव के अपवाद को छोड़ने तो करीब 3 दशक तक इन्हीं दलों के पास सत्ता की चाबी रही है। बिना इनके समर्थन के केंद्र में सरकार का गठन नहीं हो पाया।
और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि देश के कितने राज्यों की सियासत बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के करीब 7 ऐसे राज्य हैं जहां की सियासत बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती है। इनमें फिलहाल दिल्ली को छोड़कर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड प्रमुख हैं। अब तो मणिपुर, त्रिपुरा और कर्नाटक भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। लेकिन मोदी युग के बाद इन राज्यों में चुनावी पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। इन राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर बढ़त हासिल की। दिल्ली में आपने कांग्रेस की जगह ले ली। इसका असर यह हुआ कि इन राज्यों में कांग्रेस कमजोर हो गई, जिसका खामियाजा उसे राष्ट्रीय स्तर पर भुगतना पड़ा। 2014 के बाद बीजेपी उन राज्यों में भी मजबूत हुई है जहां उसका कोई भी नामलेवा नहीं था। खासकर बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों में कांग्रेस और अन्य पार्टियों की जगह हथिया कर बीजेपी ने मुख्य विपक्षी दल के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने ओडिशा में सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीती थी, जो 2019 के चुनाव में बढ़कर 8 हो गई। इसी तरह 2014 में बंगाल में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2019 के चुनाव में 18 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। तेलंगाना में भी बीजेपी के 4 लोकसभा सांसद हैं। वहीं 2020 के हैदराबाद निगम चुनाव में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। एक और बीजेपी ने 2024 के लिए अभी से ताकत झोंकनी शुरू कर दी, तो वहीं कांग्रेस ने बीती विधानसभा चुनाव प्रियंका की अगुवाई में यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर लड़ा था। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो प्रियंका का निशाना यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बहाने 2024 के आम चुनाव पर ज्यादा था। इसलिए प्रियंका आम चुनाव 2024 के लिए 2022 चुनाव के पहले ही जमीन तैयार करने में जुट गई थीं। वहीं कांग्रेस की सफलता से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की भूमिका भी प्रमुख थी। ये ममता ने पहले ही कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलकर बता दिया था। ऐसे में देश के सबसे बड़े सूबे से कांग्रेस को चुनौती देने वाले एक और नेता के उभरने से रोकने को प्रियंका गांधी ने सारी ताकत झोंकने से गुरेज भी नहीं की थी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक कांग्रेस की रणनीति थी कि प्रियंका गांधी के चेहरे के जरिए सपा को कम से कम इतना नुकसान पहुंचा दिया जाए कि अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ ही अहमियत का एहसास हो सके। विश्लेषकों का मानना रहा है कि कांग्रेस का प्लान था कि अगर वो अपने इस प्लान में कामयाब हो जाती है तो छोटे सियासी दलों के साथ गठबंधन के मजबूत आधार पर खड़े अखिलेश यादव बहुमत से पीछे रह जाएंगे। बीता यूपी विधानसभा चुनाव 2022 केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि सपा का भी राजनीतिक भविष्य तय कर गया। अखिलेश यादव कामयाब नहीं हो पाए और उनकी साख पर बट्टा लगा, ठीक उसी तरह जैसे 2014 के आम चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती पर लगा था। इस लिहाज से प्रियंका गांधी के तेवर और उनकी अब तक की रणनीति को देखते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है कि इसका असर सूबे में कांग्रेस को जिंदा रखने के काम आ सकता था। दरअसल यूपी में कांग्रेस के पास खोने को कुछ खास नहीं था बल्कि पाने के लिए पूरा प्रदेश था।
लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे देखने के बाद कुछ 2024 की तस्वीर भी साफ दिखाई देने लगी। 2019 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था और एक बार फिर पीएम मोदी और अमित शाह की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की दावेदारी पेश कर दी थी। मोदी योगी की जोड़ी के नेतृत्व में करीब 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने झटक ली थीं। 2014 में महज 44 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस पार्टी की स्थिति 2019 में भी वैसी ही रही, मगर कुछ सीटों का फायदा होता दिखा। कांग्रेस को इस बार 52 सीटें मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस का प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक रहा था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी वहां भी अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाई थी और इन राज्यों में भी करारी हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों को चौतरफा मात दी थी और कई राज्यों में कांग्रेस के किले को ध्वस्त किया था। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पूर्वोत्तर तक में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा, आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 2019 भाजपा 7, केरल 20 सीटें, कांग्रेस 15, आरएसपी अन्य 1+4, तेलंगाना 17 सीटें, बीजेपी 4, टीआरएस कांग्रेस 9+3, झारखंड 14 सीटें, भाजपा 11, कांग्रेस 1, असम 14 सीटें, भाजपा 8, कांग्रेस 3, पंजाब 13 सीटें, कांग्रेस 8, अकाली दल बीजेपी 2+2, छत्तीसगढ़ 11 सीटें, बीजेपी 9, कांग्रेस 2, हरियाणा 10 सीटें, बीजेपी 9, कांग्रेस 1, दिल्ली 7 सीटें, भाजपा 7, कांग्रेस 0, उत्तराखंड 5 सीटें, भाजपा 5, कांग्रेस 0, हिमाचल प्रदेश 4 सीटें, भाजपा 4, कांग्रेस 0, त्रिपुरा 2 सीटें, भाजपा 2, कांग्रेस 0, मेघालय 2 सीटें, कांग्रेस 1, भाजपा 0, अरुणाचल प्रदेश 2 सीटें, भाजपा 2, कांग्रेस 0, गोवा 2 सीटें, भाजपा 1, एसएचएस 1, मणिपुर 2 सीटें, भाजपा 1, अन्य 1, दादर नगर हवेली 1 सीट, भाजपा 1, लक्षद्वीप 1 सीट, एनसीपी 1, नागालैंड 1 सीट, कांग्रेस 1, पुडुचेरी 1 सीट, कांग्रेस 1, दमन और दीव 1 सीट, भाजपा 1, चंडीगढ़ 1 सीट, भाजपा 1, अंडमान निकोबार 1 सीट, बीजेपी 1, सिक्किम 1 सीट, अन्य 1, मिजोरम 1 सीट, अन्य 1। और यहां वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे यूपी में लोकसभा के उपचुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी की नजर किसके गढ़ में सेंधमारी की है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की नज़र मुस्लिम यादव वोटर्स पर भी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव में सपा के गढ़ में मिली जीत के बाद से ही भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मिशन मोड में जुट गई है। तैयारियों को देखकर ये कहना कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगा
कि भाजपा 2024 में 2014 को दोहराने की कोशिश में लगी है। सपा के गढ़ में सेंधमारी करने के बाद भाजपा की नज़र समाजवादी पार्टी के कोर वोटरों यादव और मुस्लिम पर है। भाजपा की 2024 की बूथवार तैयारियों को देखकर विपक्षी दलों की नींद जरूर खराब हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक खास राजनीति के तहत समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की रणनीति पर काम कर रही है। उसने न सिर्फ यादव बल्कि मुसलमानों में भी अपनी पैठ बनाने के लिए पसमानदा मुस्लिम कार्ड खेला है। तैयारियों को देखकर ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि भाजपा 2024 में 2014 को दोहराने की कोशिश में लगी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातियों का बहुत बड़ा योगदान है। 2017 में भाजपा ने अति पिछड़ों और अति दलित समुदाय को एक साथ एक छतरी के नीचे लाकर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। पिछड़ी जातियों में यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा 9 से 10% है। सपा MY समीकरण की बदौलत ही 3 बार सत्ता में आ चुकी है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनावों में मुसलमानों ने रिकॉर्ड सर्वाधिक 90% के करीब सपा को वोट किया था। ऐसे में भाजपा की रणनीति सपा के कोर वोटरों में सेंधमारी करने की है, जिसकी शुरुआत भाजपा ने हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से कर दी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े मुसलमानों, खास तौर पर पसमानदा मुसलमानों के जीवन स्तर को सुधारने की बात की थी। हालांकि मुसलमानों का सपा से मोहभंग करवाने में असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं है। वो भी बार बार अपने भाषणों के जरिए सपा पर तंज कसते रहते हैं कि मुसलमानों का मुस्तकबिल समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। बने विधान परिषद के सदस्य और राज्यसभा के सांसद भी रहे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को संबोधित करने के अपने गहरे सियासी मायने हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। दरअसल हरमोहन सिंह यादव अपनी बिरादरी के बड़े नेता थे। लंबे समय तक अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। उनके बेटे सुखराम सिंह यादव अभी उपाध्यक्ष हैं। हरमोहन सिंह यादव के बेटे सुखराम यादव पहले ही अखिलेश के सियासी तौर तरीकों पर उंगली उठा चुके हैं। समाजवादी गठबंधन में चल रही उठापटक और पारिवारिक कलह का सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा, जिसकी एक बानगी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विधायकों की क्रॉस वोटिंग के जरिए देखने को मिल चुकी है। विधानसभा चुनाव के साथ ही रहे ओम प्रकाश राजभर के बयान अखिलेश यादव को वैसे ही सियासी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके बीच हुए सियासी तलाक के बाद तलखियां और बढ़ गई हैं। ओम प्रकाश राजभर को केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 में वो भाजपा के बगलगीर हो सकते हैं। हालांकि उनके बड़बोले बन के चलते भाजपा के कई नेता सीधे तौर पर राजभर के साथ गठबंधन से दूरी ही बनाए रखने के पक्ष में हैं। लेकिन भाजपा की 2024 की बूथवार तैयारियों को देखकर विपक्षी दलों की नींद खराब हो चुकी है। खास पेशकश छत्रपुर में सेंधमारी 2024 की तैयारी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।